कभी ऐसा फील हुआ है कि ये सारी बातें फ्यूचर, मोनोपोली, सीक्रेट्स, पावर लॉ बस किताबों वाली थ्योरी है और असली जिंदगी तो बस पढ़ाई, नौकरी और थोड़े सा पैसा कमाने तक ही लिमिटेड है। 0 to 1 का ये पहला पार्ट उसी गलतफ हमी को हिलाता है। इस हिस्से में पीटर थील तुम्हें बहुत सिंपल लेकिन तगड़े सवालों से भिड़ाते हैं, जैसे क्या फ्यूचर खुद से बन जाएगा या किसी को उसे सच में डिजाइन करना पड़ेगा? क्या तुम सच में अपनी सोच से अलग चल रहे हो या बस भीड़ जहां जा रही है तुम भी वही भाग रहे हो? पहले चैप्टर्स में वो दिखाते हैं कि दुनिया दो तरह से आगे बढ़ती है। एक तरफ सब लोग कॉपी पेस्ट वाले रास्ते पर हैं, 1 से N तक, और दूसरी तरफ कुछ कम लोग बिल्कुल नया रास्ता बना रहे हैं, 0 से 1 तक। फिर हम 1999 के .com वाले समय में जाते हैं, जहां सब हाइप में पागल थे, और वहीं से सीख मिलती है कि भीड़ के साथ भागना कितना डेंजरस हो सकता है। आगे चैप्टर्स में थील समझाते हैं कि क्यों ज्यादातर कंपनीज बस स्ट्रगल करती रहती है और कुछ ही कंपनीज सच में खुश होती है, क्योंकि वो कंपटीशन नहीं, अपना खुद का यूनिक गेम खेलती है। फिर वो तुम्हें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या तुम जिंदगी को लॉटरी की तरह देख रहे हो या किसी क्लियर प्लान, क्लियर डायरेक्शन के साथ जी रहे हो। पावर लॉ, सीक्रेट्स, मोनोपोली, ये सब वर्ड सुनने में हैवी लगते हैं, लेकिन इस पार्ट में तुम इन्हें अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट होते देखोगे। धीरे धीरे ये चैप्टर्स तुम्हें एक सिंपल बात समझाते हैं, अगर तुम वही करोगे जो सब कर रहे हैं तो तुम्हें भी वही मिलेगा जो सबको मिलता है। लेकिन अगर तुम थोड़ा रुककर, थोड़ा सोचकर, भीड़ से हटकर अपना अलग सवाल, अपना अलग रास्ता चुनते हो, तो फ्यूचर में जगह सिर्फ तुम्हारी भी हो सकती है। ये पार्ट तुम्हें डराता नहीं, बस सॉफ्टली रिमाइंड करता है तुम लॉटरी टिकट नहीं हो, तुम डिजाइनर हो, अगर तुम सच में डिसाइड करो तो। चैप्टर 1, द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर। कभी सोचा है कि फ्यूचर नाम की चीज असल में होती कहाँ है? वो कल में छुपी हुई कोई खास जगह नहीं, वो आज के एक छोटे से फैसले, एक अलग ढंग से सोचे गए आइडिया या किसी अकेले इंसान की हिम्मत से पैदा होती है। दुनिया को बदलने वाले लोग अक्सर वही होते हैं जो ये मानने से इनकार कर देते हैं कि जो अभी चल रहा है वही हमेशा चलेगा। पीटर थील इसी जगह से चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं, एक ऐसे सवाल से जो किसी भी इंसान की सोच की असली गहराई को खोल कर रख देता है। ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसे तुम सच मानते हो लेकिन दुनिया तुमसे डिसएग्री करती है? ये सवाल सिंपल नहीं, ब्रूटल है, क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि दुनिया के खिलाफ कैसे सोचा जाता है। एजुकेशन सिस्टम हमें भीड़ में सेफ रहना सिखाता है, जो सब सोच रहे हैं वही सोचो, जो सब कर रहे हैं वही करो। लेकिन वो ये नहीं बताता कि भीड़ कभी फ्यूचर नहीं बनाती। फ्यूचर हमेशा उन लोगों के हाथ में होता है जो अकेले, चुपचाप, किसी छोटी सी जगह पर दुनिया की मौजूदा सोच को चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं। थील कहते हैं कि दुनिया दो तरह से आगे बढ़ती है। एक है वो तरीका जिसमें हम जो चीज ऑलरेडी काम कर रही है उसे कॉपी करते जाते हैं। यह है 1 से N तक जाने वाली जर्नी, एक प्रेडिक्टेबल रास्ता, जैसे एक जैसा शहर, एक जैसे प्रोडक्ट्स, एक जैसी कंपनीज। इस तरह की प्रोग्रेस को वो हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस कहते हैं। ये दुनिया को बढ़ाती तो है लेकिन उसमें कोई नया रंग नहीं जोड़ती। ये वैसे ही है जैसे सो टाइपराइटर्स बना देना, जबकि असली प्रोग्रेस वो है जहां टाइपराइटर से लैपटॉप का जन्म होता है। और यही दूसरा रास्ता है, 0 से 1 वाली छलांग। कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी था ही नहीं, कुछ ऐसा करना जिसे समझने में भी दुनिया को समय लगे। वर्टिकल प्रोग्रेस रेयर होती है, पेनफुल होती है, रिस्की होती है, लेकिन यही वो जगह है जहां फ्यूचर लिखा जाता है। थील के अनुसार सिविलाइजेशन तभी आगे बढ़ती है जब लोग नई टेक्नोलॉजी, नए मॉडल्स, नई सोच की हिम्मत करते हैं, ना कि तभी जब वो दूसरों की नकल करते हैं। आज दुनिया ग्लोबलाइजेशन को फ्यूचर समझ रही है और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है
एक देश का दूसरे देश की कॉपी बन जाना। सस्ते प्रोडक्ट्स, सैम प्रोसेसेस, सैम सिस्टम्स, सब कुछ बस स्केल हो जाता है। लेकिन वही थील एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताते हैं। अगर हर देश डेवलप्ड नेशंस की तरह सोचना और जीना शुरू कर दे तो पृथ्वी इसे सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। इतने रिसोर्सेज, इतनी एनर्जी, इतनी पोल्यूशन, ये मॉडल सस्टेनेबिलिटी की सीमा से बाहर है। इसका मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, क्योंकि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही परमानेंट, स्केलेबल और सस्टेनेबल सॉल्यूशन दे सकती है। और जब थील कहते हैं कि फ्यूचर किसी बड़ी गवर्नमेंट या बड़े इंस्टीट्यूशन से नहीं बल्कि छोटी छोटी टीम से बनता है, तो वो बयान सिर्फ एक थॉट नहीं, एक मैथमेटिकल ट्रूथ है। हिस्ट्री विटनेस है, इंटरनेट भी किसी नेशनल कमिटी ने नहीं बनाया, स्मार्टफोन किसी देश की पॉलिसी से नहीं आया, और पेपैल, गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियां किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं खड़ी की। हर बड़े डिसरप्शन के पीछे एक छोटी टीम होती है, या कभी कभी सिर्फ एक इंसान। चैप्टर का असली संदेश यही है, जो लोग दुनिया को आगे बढ़ाते हैं वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं करते, वो उसे क्रिएट करते हैं। और वो क्रिएशन तब शुरू होता है जब तुम ये मानना छोड़ देते हो कि दुनिया जैसी है हमेशा वैसी ही रहेगी। 0 to 1 की असली ताकत प्रोडक्ट बनाने में नहीं, दुनिया को अलग नजर से देखने में है। और इस चैप्टर का सबसे गहरा टेकअवे यही है, अगर तुम भी वही कर रहे हो जो बाकी दुनिया कर रही है, तो शायद तुम सिर्फ भीड़ बढ़ा रहे हो। लेकिन अगर तुम अपने अंदर की उस छोटी सी आवाज को सुन सकते हो जो कहती है कि चीजें अलग हो सकती है, तो फ्यूचर में जगह तुम्हारी है। क्योंकि दुनिया आगे तभी बढ़ती है जब कोई एक इंसान भीड़ की सोच से बाहर आकर एक नया रास्ता चुनता है, एक ऐसा रास्ता जहां 1 से n नहीं बल्कि 0 से 1 तक का सफर शुरू होता है। अगर इस चैप्टर से तुम्हें कुछ समझ आया तो कमेंट में जरूर लिखना, तुम्हारे हिसाब से फ्यूचर में सबसे बड़ा 0 to 1 जंप किस फील्ड में आएगा। चैप्टर 2, पार्टी लाइक इट्स 1999। कभी कभी दुनिया इतनी तेज दौड़ने लगती है कि इंसान को लगता है शायद मैं ही धीमा हूं, शायद मुझे भी भीड़ की दिशा में भागना चाहिए। 1999 का सिलिकॉन वैली कुछ ऐसा ही था, एक पागलपन भरी ऊर्जा से भरा हुआ। हर तरफ लोग चिल्ला रहे थे, बस एक वेबसाइट बना लो और करोड़पति बन जाओ। किसी को लगा मानो दुनिया ने फाइनली एक ऐसा रास्ता खोज लिया है जिसमें मेहनत से ज्यादा हाइप कमाती है और आइडिया से ज्यादा एक्साइटमेंट। लोग अच्छे खासे जॉब्स छोड़ रहे थे, एमबीए छोड़कर कोई डॉग फूड बेचने का ऐप बना रहा था, कोई बिना रेवेन्यू मॉडल के आईपीओ फाइल कर रहा था, और निवेशक वो ऐसी आंखों से इन्वेस्ट कर रहे थे जिनमें बस डॉलर साइंस दिख रहे थे, डेटा नहीं। लेकिन इस तूफान के बीच एक इंसान था, पीटर थील, जो भीड़ की इस कलेक्टिव हेल्यूसिनेशन को देख रहा था। पेपैल शुरू हो चुका था और बाहर से देखने वाले इसे क्रेजिएस्ट आइडियाज में से एक कहते थे। लेकिन असली डर थील को यह नहीं था कि उनका आइडिया खराब है, असली डर था कि दुनिया ने सोचना छोड़ दिया है। हर कोई बस एक दूसरे को फॉलो कर रहा था, जैसे कोई डार्क रूम में सब एक दूसरे की परछाई पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। पेपैल का शुरुआत करना आसान नहीं था। उन्हें 1 मिलियन यूजर्स चाहिए थे, क्रिटिकल मास जिसकी मदद से ऑनलाइन पेमेंट्स सच में काम कर पाते। पर यूजर्स कहा रहे थे, किसी को रातों रात ऐसा करना था जो कभी नहीं किया गया, लोगों को एक डिजिटल वॉलेट पर ट्रस्ट दिलाना। फिर उन्होंने एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट किया, हर नए यूजर को $10 फ्री। आज ये सुनकर ये स्ट्रैटेजी नाइव लग सकती है, पर उस दौर में ये लिटरली एक आग का गोला था। यूजर्स की एक चिंगारी को वाइल्ड फायर में बदलने के लिए काफी। ग्रोथ एक्सप्लोड होने लगी और इन्वेस्टर्स को अचानक लगने लगा कि पेपैल भी उसी तेज हवा का हिस्सा है जिस पर वैली के बाकी लोग उड़ रहे थे। लेकिन थील का दिमाग उस समय में भी शांत था।
वो जानते थे कि ये इजी मनी एनर्जी हमेशा नहीं चलेगी। ये बबल एक दिन फटेगा, और जब फटेगा, सच और झूठ, मजबूत और कमजोर, विजनरी और कॉपीकैट, सबका फर्क खुलकर सामने आएगा। और यही हुआ। .com बबल फूटा और वैली की सड़कों पर सिर्फ 2 तरह की कंपनियां बची। वे जो भीड़ का हिस्सा थी और मर गई, और वे जो भीड़ को समझती थी और बच गई। पीटर थील ने इसी क्रैश के बाद 4 उलट-सुलट लेकिन सटीक सीखें निकाली। सीखें जो इस चैप्टर की आत्मा है। पहली, थोड़ा बहुत सेफ खेलने से ज्यादा अच्छा है बड़ा जोखिम लेना, क्योंकि ट्रिवियल होना कभी भी मीनिंगफुल नहीं बनता। तुम्हें बोल्ड होना पड़ेगा अगर तुम फ्यूचर बनाना चाहते हो तो। दूसरी, खराब प्लान नो प्लान से बेहतर है, क्योंकि डायरेक्शनलेस होना सबसे बड़ा खतरा है। गलत दिशा को सुधारा जा सकता है, लेकिन बिना दिशा के तुम बस भीड़ में खो जाते हो। तीसरी, कंपटीशन प्रॉफिट खा जाती है। भीड़ में खड़े रहोगे तो भीड़ की तरह ही कमाओगे। थोड़ा सा अस्थाई सा अलग होकर चलोगे तभी असली मोनोपोली बनेगी, और मोनोपोली ही असली वैल्यू बनाती है। और चौथी, सेल्स उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रोडक्ट। बहुत से फाउंडर्स बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि खुद ही बिक जाएगा, पर थील हंसते हैं इस बात पर, क्योंकि हिस्ट्री का हर महान प्रोडक्ट एक रणनीति से दुनिया तक पहुंचा है, संयोग से नहीं। इस चैप्टर के अंत तक एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। भीड़ का नशा बहुत खतरनाक होता है जब पूरी दुनिया एक ही दिशा में भाग रही हो। तभी असली विजनरी को रुककर पूछना चाहिए, क्या यह दिशा सही भी है या बस फैशनेबल है? 1999 ने दुनिया को यह सिखाया कि हाइप के सहारे उड़ने वाली कंपनियां पैराशूट नहीं रखती, और जो फाउंडर्स भीड़ के शोर में नहीं, अपने दिमाग की शांति में सोचते हैं, वही फ्यूचर तक पहुंचते हैं। कमेंट करके बताना तुम्हें क्या लगता है, आज के दौर में कौन सी इंडस्ट्री 1999 जैसी ओवरहाइप्ड दौर में भाग रही है? चैप्टर 3, ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। कभी ध्यान दिया है, दुनिया के ज्यादातर बिजनेस एक जैसे दिखते हैं। सैम प्रोडक्ट्स, सैम ऑफर्स, सैम कंपटीशन, सैम स्ट्रगल। लेकिन जो कंपनी सच में खुश है, जिन्हें ग्रोथ मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है और प्रॉफिट भी ब्रीदिंग की तरह नेचुरल आता है, वो किसी भी दूसरे बिजनेस की तरह नहीं होती। वो अलग होती है, बहुत अलग। पीटर थील इस चैप्टर की शुरुआत एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से करते हैं। अनहैप्पी कंपनीज सब एक जैसी होती है क्योंकि वो कंपटीशन में फंसी होती है। हैप्पी कंपनीज यूनिक होती है क्योंकि उन्होंने अपना मोनोपोली बनाया होता है। ये बात पहली बार पढ़ने पर अजीब लगती है। हमें तो सिखाया गया था कि कंपटीशन अच्छा होता है, लेकिन थील कहते हैं कि कंपटीशन वो ट्रेडमिल है जिस पर जितना भी भाग लो तुम कहीं नहीं पहुंचेगे, तुम बस एग्जॉस्टेड हो जाओगे। सोचो, एयरलाइंस को सालों से दुनिया को जोड़ने का काम कर रही है, ट्रिलियंस की वैल्यू बना चुकी है, लेकिन खुद प्रॉफिट इतना कम कि हमेशा सर्वाइवल मोड में। अब गूगल को देखो, दुनिया की रोजमर्रा की जिंदगी में इतना एम्बेडेड की वो एक इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह है, पर वैल्यू इतनी कि वो अकेले अमेरिकी एयरलाइंस की कंबाइंड वैल्यू से कई गुना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एयरलाइंस परफेक्ट कंपटीशन में है। सब एक जैसी दिखती है, सब प्राइस पर लड़ती है, सब मार्जिन पर सर्वाइव करती है। गूगल मोनोपोली में है, सर्च की दुनिया में कोई उसके पास नहीं पहुंचता, उसे प्राइस वॉर नहीं लड़ना पड़ता, उसे रोज मार्केट शेयर की चिंता नहीं करनी पड़ती। उसके पास सोचने का समय है, इनोवेट करने का समय है, भविष्य डिजाइन करने का समय है। थील कहते हैं कंपटीशन प्रॉफिट खा जाती है, मोनोपोली इमेजिनेशन को आजाद करती है। और ये लाइन जितनी सिंपल है उतनी ही डेंजरस भी, क्योंकि इसका मतलब है अगर तुम वही कर रहे हो जो बाकी कर रहे हैं तो तुम प्रॉफिट के लायक हो ही नहीं। तुम्हारी लाइफ प्रेडिक्टेबल होगी, स्ट्रेसफुल होगी और हमेशा दूसरों से बस थोड़ा सा बेटर बनने की जद्दोजहद में गुजरेगी। लेकिन अगर तुम वो काम करते हो
जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अगर तुम्हारी मार्केट डेफिनेशन इतनी टाइट, इतनी स्पेसिफिक है कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर पैदा ही नहीं हुआ, तब तुम मोनोपोली की ओर बढ़ रहे हो। इस चैप्टर का एक सटल इमोशनल अंडरटोन भी है। थील कंपटीशन को एक साइकोलॉजिकल ट्रैप की तरह देखते हैं। हमारे स्कूलों से लेकर जॉब्स तक हमें एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। बेस्ट स्टूडेंट वो जो बाकी सबको हराए, बेस्ट एम्प्लॉय वो जो दूसरों से ज्यादा परफॉर्म करे। पर इस रेस में हम ये भूल जाते हैं कि रेस कब खत्म होगी, किसकी मंजिल कहाँ है और हम क्यों भाग रहे हैं। थील कहते हैं, अगर तुम कंपटीशन में फंसे हो तो तुम अपनी जिंदगी किसी और की स्क्रिप्ट से जी रहे हो। और ये बात दिल के अंदर चुभ जाती है, क्योंकि ये सच है। कंपटीशन कभी तुम्हें जीतने नहीं देता, वो बस तुम्हें दौड़ाता रहता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा टेक अवे यही है। यदि तुम एक हैप्पी कंपनी, एक हैप्पी करियर या एक हैप्पी लाइफ चाहते हो, तो तुम्हें भीड़ से अलग होना पड़ेगा। तुम्हें अपना मोनोपोली बनाना पड़ेगा। एक ऐसी जगह जहां तुम अकेले खड़े हो, जहां तुम्हारी अपनी दुनिया हो, जहां तुम्हारी वैल्यू रिप्लेस नहीं की जा सकती, क्योंकि दुनिया किसी थोड़ा बेहतर वर्जन को याद नहीं रखती। दुनिया बस उन लोगों को याद रखती है जो बिल्कुल नए थे, यूनिक थे, मोनोपोलिस्टिक थे और दुनिया को वहां ले गए जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। कमेंट करके बताओ, अगर तुम अपनी जिंदगी में मोनोपोली बना सकते हो तो किस स्किल या किस नीश में बनाना चाहोगे? चैप्टर 4 द आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन। कभी सोचा है क्यों हम पूरा बचपन, पूरी पढ़ाई, पूरा करियर एक ही चीज करते रहते हैं, दूसरों से थोड़े बेहतर बनने की कोशिश, जैसे हमारी पूरी जिंदगी किसी अदृश्य रेस ट्रैक पर सेट कर दी गई हो। हर क्लासरूम, हर एग्जाम, हर इंटरव्यू, हर जॉब हमसे ये कहता रहा है, बीट देम, प्रूव योरसेल्फ, विन द रेस। लेकिन पीटर थील इस चैप्टर में एक खतरनाक सच सामने रखते हैं। कंपटीशन हमें महान नहीं बनाती, कंपटीशन हमें छोटा कर देती है। वो कहते हैं कि कंपटीशन एक आइडियोलॉजी है, एक ऐसा बिलीफ सिस्टम जिसे हमने इतने सालों तक फॉलो किया है कि अब हमें उसी पर गर्व होने लगा है। हम सोचते हैं अगर कंपटीशन है तो प्रोग्रेस है, लेकिन सच ये है कि कंपटीशन अक्सर डिस्ट्रक्शन लाती है, क्रिएशन नहीं। भीड़ सवाल नहीं पूछती, बस एक दूसरे को कॉपी करती रहती है। थील इस बात को बड़े सिंपल से एग्जाम्पल से समझाते हैं। जब दो कंपनीज एक ही चीज को लेकर लड़ रही होती है तो दोनों हार रही होती है, क्योंकि उनकी एनर्जी एक दूसरे को हराने में जा रही है, दुनिया को नया देने में नहीं। ये बात सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। जॉब मार्केट देख लो, कितने लोग अपने सपनों की सुनते हैं, कितने लोग अपने इंटरेस्ट के पीछे जाते हैं। ज्यादातर लोग तो बस वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। इंजीनियर बन जाओ, स्टेबल है। सीए बन जाओ, सेफ है। गवर्नमेंट एग्जाम दो, रिस्पेक्ट है। हमेशा एक ही युद्ध, एक दूसरे से थोड़ा बेहतर बनने का युद्ध, और ये वॉर कभी खत्म नहीं होता। थील कहते हैं इस तरह की लाइफ एक इनविजिबल प्रिजन है जहां बार्स दिखाई नहीं देते, पर बंदी हम खुद होते हैं। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को लेकर एक पेनफुल ट्रूथ भी बताया। स्कूल से लेकर धम्बिये तक सब कुछ लोगों को रटाता है कि सही आंसर वही है जो सब लिखते हैं, बस थोड़ा सा साफ, थोड़ा सा तेज। लेकिन इस रेस में सोचने वाले लोग खो जाते हैं, क्रिएटर्स गायब हो जाते हैं, इन्वेंटर्स चुप हो जाते हैं। कंपटीशन आयरॉनिकली सबको एक जैसा बना देती है। शेक्सपियर की तरह थील कहते हैं, जब दो राइवल्स लड़ते हैं तो वो आखिरकार एक दूसरे की जैसे बन जाते हैं। गूगल वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। दोनों इतने बिजी थे एक दूसरे को हराने में कि कई बार इंपॉर्टेंट चीजें पीछे छूट गई। थील राज्यों की लड़ाइयों की तरह आते हैं। जब लड़ाई मिशन से ज्यादा ईगो की हो जाए तो कोई असली जीत नहीं होती, सिर्फ थकान होती है और मीडियोक्रिटी। और ये बात गहराई से चुभती है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं
इसी लूप में फंसे हुए हैं। सोचते हैं कि हमें दूसरों से आगे जाना है, पर असली सवाल कोई नहीं पूछता। आगे क्यों जाना है और किस दिशा में जाना है? इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है, कभी भी वो लड़ाई मत लड़ो जहां प्राइस सिर्फ वही चीज है जो सबके पास है। अगर तुम वही चीज चेस कर रहे हो जो दुनिया चेस कर रही है, तो तुम्हारी जीत भी तुम्हारी नहीं होगी, वो दुनिया की जीत होगी और तुम बस एक पार्टिसिपेंट। पीटर थील कहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स उन लोगों में से नहीं आए जो कंपटीशन में फंसे थे, वो आए उन लोगों से जो किसी रेस में थे ही नहीं, जो खुद अपना नया मैदान बना रहे थे। इस चैप्टर का इमोशनल पंच यही है, जब तुम कंपटीशन छोड़ते हो, तुम दूसरों से नहीं, अपने आप से मुकाबला शुरू करते हो और वहीं से ग्रेटनेस का सफर शुरू होता है, जहां कोई भीड़ नहीं होती, सिर्फ तुम्हारा रास्ता और तुम्हारा विजन। अगर इस चैप्टर ने दिमाग में थोड़ी भी रोशनी जलाई, तो कमेंट में बताओ, क्या तुम आज भी किसी बेकार कंपटीशन में फंसे हुए हो? और अगर हां, तो उससे बाहर निकलने का पहला कदम क्या होगा? चैप्टर 5, लास्ट मूवर एडवांटेज। कभी ध्यान दिया है, कुछ कंपनियां सालों से प्रॉफिट कमा रही होती है, स्टेबल होती है, मार्केट में उनका नाम भी बड़ा होता है, लेकिन फिर भी उनका फ्यूचर धुंधला लगता है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसी छोटी सी कंपनियां होती हैं जो शुरुआत में लगातार घाटे में रहती है, जिनके पास पैसे भी कम होते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनकी वैल्यूएशन इतनी ऊंची रख देते हैं जैसे वो कल ही दुनिया बदलने वाली है। आखिर ऐसा क्यों? क्यों कुछ कंपनीज का आज मजबूत है लेकिन कल कमजोर, और कुछ का आज कमजोर है लेकिन कल एक्सप्लोसिव? पीटर थील इस अध्याय में बताते हैं कि किसी कंपनी की असली वैल्यू उसके प्रेजेंट प्रॉफिट से नहीं, उसके फ्यूचर कैश फ्लो से आती है। पर फ्यूचर कैश फ्लोज उन्हीं के होंगे जिनके पास मोनोपोली बनाने की ताकत हो, और मोनोपोली वही बना सकता है जो रेस का पहला धावक नहीं बल्कि आखिरी विजेता, द लास्ट मूवर होता है। हम अक्सर सुनते हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, पहले करो, बाजार पकड़ लो। लेकिन थील कहते हैं, पहले आना और आखिर में टिकना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। बहुत सारी कंपनियां सबसे पहले आई, फिर कुछ साल बाद गायब हो गई, क्योंकि पहले आने वाले का काम बाजार को एजुकेट करना होता है, भ्रम दूर करना होता है, लोगों की आदतें बदलनी होती है। ये सब बहुत कठिन है, लेकिन असली विनर अक्सर वो होता है जो वही आइडिया लेकर 10 गुना बेहतर वर्जन बनाता है, सही टाइमिंग चुनता है और अपना मोनोपोली क्रिएट कर देता है। थील कहते हैं, ग्रेट कंपनीज सिर्फ ग्रो नहीं करती, वो एंड्योर करती है, वे टिकती है, और यही एंड्योरेंस उन्हें अलग बनाती है। तुम्हें सिर्फ आज के लिए नहीं, 10 साल बाद के लिए सोचना है। क्या तुम्हारा प्रोडक्ट 10 साल बाद भी रेलेवेंस रखेगा? क्या तुम्हारा मार्केट 10 साल बाद भी तुम्हें जीतने देगा? क्या तुम्हारा ब्रांड 10 साल बाद भी पहचान बनेगा? यहीं पर थील हमें बताते हैं कि मोनोपोली बनने के 4 मुख्य रास्ते होते हैं। पहला, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसा जो इतना बेहतर हो कि ग्राहक किसी और को सोच भी न सके। तेज नहीं, बहुत ज्यादा तेज, बेहतर नहीं, 10 गुना बेहतर। दूसरा, नेटवर्क इफेक्ट्स, जैसे दोस्त फेसबुक पर है इसलिए तुम भी हो। जितने लोग जुड़ते हैं, प्रोडक्ट और वैल्यूएबल होता जाता है। ऐसा नेटवर्क टूटता नहीं, वक्त के साथ और मजबूत होता है। तीसरा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जितनी बड़ी कंपनी होती है उतनी एफिशिएंटली चलती है, कॉस्ट कम होती है, रीच बढ़ती है, छोटे कॉम्पिटिटर्स यहीं पर लड़खड़ा जाते हैं। और चौथा, ब्रांड, लेकिन ब्रांड सिर्फ लोगो नहीं होता, ब्रांड वो विश्वास होता है जो ग्राहक की नसों में उतर जाता है। थील कहते हैं, ब्रांड सिर्फ तभी काम करता है जब प्रोडक्ट उसके लायक हो। एप्पल की सफलता इसका सबसे सुंदर प्रमाण है, और इस पूरे चैप्टर का सबसे डीप रिफ्लेक्शन ये है,
डिसरप्शन ही लक्ष्य मत बनाओ, स्टेबिलिटी बनाओ, लॉन्जेविटी बनाओ, फ्यूचर प्रूफ मोनोपोली बनाओ। शोर मचाना आसान है, लेकिन दशकों तक टिके रहना ये रेयर है। जैसे शतरंज में असली खिलाड़ी अंतिम चाल सोचकर चलता है, वैसे ही ग्रेट फाउंडर्स अपनी कंपनी को एंड गेम की नजर से बिल्ड करते हैं। आखिर में थील का एक वाक्य इस चैप्टर की पूरी आत्मा को पकड़ लेता है। फर्स्ट मूवर्स टेम्पररी होते हैं, लास्ट मूवर्स लेजेंडरी होते हैं। और यही तुमसे एक सवाल पूछता है, कमेंट में बताओ, तुम्हारे हिसाब से कौन सी कंपनी आज फर्स्ट मूवर है और कौन लास्ट मूवर बनने की राह पर है? चैप्टर 6 यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे जिंदगी एक बड़ा सा लॉटरी ड्रॉ है और हम सब बस उम्मीद कर रहे हैं कि किसी दिन किसी मोड़ पर हमारी किस्मत चमक जाएगी? जैसे सक्सेस कोई रैंडम घटना है और कुछ लोग बस लकी विनर्स हैं। पीटर थील इस चैप्टर की शुरुआत इसी खतरनाक भ्रम को तोड़कर करते हैं। वो कहते हैं, जिस दिन तुमने मान लिया कि तुम्हारी जिंदगी लक से चलेगी, उसी दिन तुमने कंट्रोल छोड़ दिया। दुनिया के कई बड़े आइकॉन्स, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ये सब कहते हैं कि उनकी सक्सेस में लक का हिस्सा बड़ा है। लेकिन थील पूछते हैं, अगर सक्सेस सिर्फ लक है तो फिर लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? किताबें क्यों पढ़ रहे हैं? किसी प्लान के पीछे क्यों भाग रहे हैं? वो कहते हैं, जो लोग सोचते हैं कि सक्सेस रैंडम है, वो कभी अपनी जिंदगी कॉन्शियसली डिजाइन ही नहीं करते। थील हमें एक मैप देते हैं, एक ऐसा मेंटल मैप जिससे हम समझ सके कि दुनिया को देखने के 4 तरीके हैं। इसके एक कोने में है वो लोग जो डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट्स हैं, जो फ्यूचर को बेहतर देखते हैं और प्लान बनाते हैं उसे बनाने का। जैसे 17वीं से 20वीं सदी तक के इन्वेंटर्स, ब्रिज बिल्डर्स, रेल रोड क्रिएटर्स और वो लोग जिनका विजन पूरे देशों और इंडस्ट्रीज को बदल देता था। दूसरे कोने में इंडेफिनिट ऑप्टिमिस्ट्स हैं, जो मानते हैं कि फ्यूचर अच्छा होगा, लेकिन उनके पास कोई प्लान नहीं होता। आज की दुनिया, स्टॉक मार्केट्स, पॉलिटिक्स और हमारी एवरीडे लाइफ इसी इंडेफिनिट ऑप्टिमिज्म के सहारे चल रही है। हम सोचते हैं कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन क्या, कैसे, कब? इसका जवाब किसी के पास नहीं। फिर इंडेफिनिट पेसिमिस्ट्स, जो फ्यूचर को अंधेरा देखते हैं और कुछ बदलने की कोशिश भी नहीं करते। बस सर्वाइव करो, सिक्योर रहो, जो है वही ठीक है। और आखिर में डेफिनेट पेसिमिस्ट्स, जो जानते हैं कि बुरा होने वाला है और उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाते हैं। थील बताते हैं कि आज की दुनिया इंडेफिनिट ऑप्टिमिज्म में फंसी हुई है। हम फ्यूचर को बेहतर मानते हैं, लेकिन प्लान करना बंद कर दिया है। सब कुछ ऑटोमेटेड होप पर चल रहा है। एजुकेशन, करियर, इन्वेस्टिंग, स्टार्टअप, इकोसिस्टम, सब देखते हैं क्या होता है मोड पर। लेकिन वर्टिकल प्रोग्रेस, वो 0 to 1 वाली छलांग, कभी इंडेफिनिट माइंडसेट से नहीं आती। वो उन लोगों से आती है जिन्हें पता होता है कि उन्हें क्या बनाना है, क्यों बनाना है और कैसे बनाना है। जिनके पास योजना होती है, कॉन्क्रीट, स्पेसिफिक, बोल्ड। थील स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल देते हैं। जॉब्स फोकस ग्रुप से नहीं पूछते थे, तुम्हें क्या चाहिए? वो खुद जानते थे कि दुनिया को क्या चाहिए, भले ही दुनिया अभी न जानती हो। वो कहते थे, पीपल डोंट नो व्हाट दे वांट अंटिल यू शो इट टू देम। ये लाइन सिर्फ अहंकार नहीं थी, ये इनसेन क्लैरिटी थी। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी बात छुपी है। तुम लॉटरी टिकट नहीं हो, तुम कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं हो। तुम्हारी कहानी किसी टॉस ऑफ कॉइन से नहीं लिखी जाएगी। अगर तुम डेफिनेट हो, अगर तुम प्लान बना सकते हो, अगर तुम लॉन्ग टर्म सोच सकते हो, तो तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है, किसी चांस के हाथ में नहीं। थील इस चैप्टर को एक ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल स्टेटमेंट के साथ रैप करते हैं। अगर सक्सेस पूरी तरह लक पर होती तो दुनिया में कोई भी महान चीज कभी बन ही नहीं सकती थी। और ये बात दिल में उतर जाती है, क्योंकि ये हमें मजबूर करती है
अपने आप से पूछने के लिए, क्या मैं अपनी जिंदगी डिजाइन कर रहा हूं या बस हो पर जी रहा हूं? क्या मेरा फ्यूचर मेरी चॉइस है या एक अनओपन लॉटरी टिकट? कमेंट में लिखकर बताओ, तुम आज किस क्वाड्रेंट में हो? डेफिनेट, इंडेफिनेट, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट? और अगर बदलना हो तो पहला कदम क्या होगा? चैप्टर 7, फॉलो दी मनी। कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी में सब कुछ बराबर होना चाहिए, जैसे हर मेहनत बराबर फल दे, हर इन्वेस्टमेंट बराबर रिटर्न दे, हर कोशिश बराबर सफलता लाए। लेकिन दुनिया वैसी नहीं बनी। दुनिया एक अजीब सिद्धांत पर चलती है, जहां बहुत बड़ा हिस्सा बहुत कम लोगों के हाथ में होता है। इसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं, लेकिन पीटर थियल इसे एक गहरी मैथमेटिकल सच्चाई मानते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत वो परेटो प्रिंसिपल से करते हैं, जिसे हम 80/20 रूल कहते हैं। 80% रिजल्ट्स 20% एफर्ट से आते हैं। 80% वेल्थ 20% लोगों के पास होती है। 80% प्रोग्रेस 20% इनोवेटर से आती है। और वेंचर कैपिटलिज्म में फैसले 100 में से सिर्फ एक कंपनी करती है, बाकी 99 तो बस बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है। थील इसे पावर लॉ कहते हैं और वो बताते हैं कि ये दुनिया का सबसे अंडर एस्टिमेटेड ट्रूथ है। हम लिनियर वर्ल्ड में सोचते हैं, थोड़ा थोड़ा सब जगह इन्वेस्ट करो, रिस्क कम हो जाएगा। लेकिन असली गेम ऐसी नहीं चलती। असली गेम एक्सपोनेंशियल होती है, जहां एक आइडिया, एक फाउंडर, एक कंपनी बाकियों की क्यूमुलेटिव वैल्यू से भी ज्यादा बड़ा इंपैक्ट कर देती है। थील बताते हैं कि वेंचर कैपिटल फंड्स इसी पावर लॉ पर चलते हैं। ज्यादातर स्टार्टअप्स फेल हो जाएंगे, कुछ स्टैग्नेंट हो जाएंगे, लेकिन वो एक कंपनी, एक रेयर रॉकेट शिप पूरे फंड को प्रॉफिट में ले जाएगा। फेसबुक, पलंतीर, ये सब थील के लिए वही थे। बाकी इन्वेस्टमेंट्स ठीक ठाक थी, लेकिन ये दो कंपनीज पावर लॉ की लैंग्वेज बोल रही थी। इस चैप्टर में एक बहुत पेनफुल ट्रूथ भी है। हम अपनी जिंदगी में भी डाइवर्सिफिकेशन की गलती करते हैं। थोड़ा कोडिंग सीखो, थोड़ा एडिटिंग सीखो, थोड़ा बिजनेस, थोड़ा मार्केटिंग, थोड़ा थोड़ा सब कुछ। और फिर शौक होता है कि एक्सपर्ट्स ही क्यों आगे निकल जाते हैं, क्योंकि दुनिया जनरलिस्ट्स को एवरेज रिवॉर्ड देती है, लेकिन स्पेशलिस्ट्स को एक्सपोनेंशियल रिवॉर्ड। थील कहते हैं, अगर तुम खुद के लिए एक करियर बना रहे हो तो तुम्हें लॉटरी नहीं खेलनी चाहिए, तुम्हें पावर लॉ गेम खेलनी चाहिए। मतलब, या तो वो स्किल चुनो जिसमें तुम दुनिया के टॉप 1% बन सको, या वो इंडस्ट्री चुनो जहां अगले 10 साल में सबसे बड़ा एक्सप्लोजन आने वाला है, क्योंकि वही एक्सप्लोजन तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। थील ये भी बताते हैं कि फाउंडर्स अक्सर अपनी आइडियाज को लेकर इमोशनल हो जाते हैं और इसी वजह से उन्हें छोड़ नहीं पाते। लेकिन वेंचर कैपिटल में और जिंदगी में भी तुम्हें यह समझना होगा कि हर आइडिया किसी बड़ी चीज का हिस्सा नहीं होता। पावर लॉ सिखाता है कि तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा यूथ, इन सबको भी डाइवर्सिफाई मत करो। कभी कभी एक ही चीज पर पूरी इंटेंसिटी लगा देना ज्यादा सही होता है। और इस चैप्टर का सबसे सिनेमैटिक रिफ्लेक्शन यही है, तुम्हारी जिंदगी एक ही डायरेक्शन से डिफाइन होगी। कोई एक चीज, एक डिसीजन, एक स्किल, एक मोमेंट, एक बेट तुम्हारे लिए बाकी सब डिसीजन से ज्यादा पावरफुल होगी। थील कहते हैं कि यह समझना जरूरी है कि लाइफ में इंपैक्ट समान रूप से बंटा नहीं होता। एक मीटिंग, एक सही व्यक्ति, एक सही टाइमिंग, एक सही चॉइस, और तुम्हारा ट्रेजेक्टरी बदल जाता है। और यही चैप्टर हमें धीरे से कहता है, अगर तुम फ्यूचर बनाना चाहते हो तो अपने आप से पूछो, वो एक चीज क्या है जो मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है? क्योंकि पावर लॉ में जीतने के लिए तुम्हें बस वो एक चीज ढूंढनी है और फिर उसे बाकी दुनिया से 10 गुना ज्यादा इंटेंसिटी के साथ फॉलो करना है। कमेंट करके बताओ, तुम्हारी जिंदगी में वो एक चीज क्या है जिसमें तुम वर्ल्ड क्लास बनना चाहते हो? चैप्टर 8, सीक्रेट्स। कभी ऐसा महसूस हुआ है
जैसे इस दुनिया में कुछ भी नया बचा ही नहीं, जैसे हर सवाल का जवाब गूगल पर है, हर जगह की तस्वीर यूट्यूब पर है, हर सोच पहले ही किसी ने लिख दी है। ऐसा लगता है कि दुनिया पूरी तरह खोज ली गई है और अब हमारे हिस्से में बस रिपीट करना, इंप्रूव करना या थोड़ी बहुत कॉपी करना ही बचा है। पीटर थील कहते हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है जो मॉडर्न दुनिया ने हमें सिखाया है। वो कहते हैं कि अभी भी बहुत सारे सीक्रेट्स बचे हुए हैं, ऐसी सच्चाइयां जो दुनिया नहीं जानती या जानकर भी मानने को तैयार नहीं। लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए तुम्हें एक रेयर क्वालिटी चाहिए, बिलीव करने की हिम्मत कि सीक्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं। थील एक गहरा साइकोलॉजिकल पॉइंट रखते हैं। लोग सीक्रेट्स ढूंढते ही नहीं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वो अकेले न रह जाए। कुछ नया कल्पना करना, भीड़ से अलग सोचना और अपनी डिस्कवरी पर अड़िग रहना, ये सब लोनलीनेस लाता है। इसलिए लोग सेफ रहना पसंद करते हैं, पब्लिक ट्रूथ को फॉलो करते हैं और सीक्रेट्स को मिथ समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हिस्ट्री में हर बड़ी खोज एक ऐसे इंसान से आई है जिसने दुनिया की कॉमन सेंस को चुनौती दी। किसी ने नहीं कहा था कि पृथ्वी गोल है, लेकिन एक इंसान ने सच देखा। किसी ने नहीं माना कि इंटरनेट दुनिया बदल देगा, लेकिन एक हैंडफुल लोगों ने उसकी नींव रख दी। किसी ने सोचा भी नहीं कि डिजिटल पेमेंट्स रियलिटी बनेंगे, लेकिन थील और उनकी टीम ने पेपैल बना दिया। थील कहते हैं, सीक्रेट्स दो तरह के होते हैं, नेचर के सीक्रेट्स और पीपल के सीक्रेट्स। नेचर के सीक्रेट्स ढूंढने के लिए तुम्हें दुनिया को ऑब्जर्व करना होगा, किसी साइंटिस्ट की तरह। लेकिन लोगों के सीक्रेट्स वो ट्रिकी होते हैं, क्योंकि लोग या तो उन्हें छुपाते हैं या खुद ही नहीं जानते कि वो किस सच को इग्नोर कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सब कहते हैं मार्केट एफिशिएंट है, तुम कुछ नया नहीं जान सकते, लेकिन कुछ लोग फिर भी अगली बड़ी कंपनी पहचान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीजें देखते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते या देखने की कोशिश ही नहीं करते। थील इस चैप्टर में एक पेनफुल सोशल ट्रूथ भी बताते हैं। अक्सर हम सीक्रेट्स डिस्कवर नहीं करते क्योंकि सोसाइटी हमें डिस्करेज करती है। अगर तुम अलग सोचोगे तो लोग हंसेंगे, अगर तुम यूनिक आइडिया लोगे लोग कहेंगे इम्पॉसिबल, अगर तुम कोई हिडन ट्रूथ बताओगे लोग कहेंगे प्रूफ कहाँ है। और यही वजह है कि दुनिया के 99% लोग एक ही रास्ता फॉलो करते हैं और 1% लोग फ्यूचर बना देते हैं। थील कहते हैं, सीक्रेट्स डिस्कवर करना सिर्फ इंटेलिजेंस का खेल नहीं, ये करेज का खेल है। इस चैप्टर का सबसे सिनेमैटिक, मोस्ट इमोशनल इंसाइट ये है कि दुनिया में अभी भी इतने सारे अननोन ट्रूथ्स बचे हुए हैं जितने शायद हिस्ट्री में कभी नहीं थे। टेक्नोलॉजी ने हमें एक्सपैंड नहीं किया, बल्कि अलग अलग दिशाओं में क्वेश्चंस खोल दिए हैं। एनर्जी, बायोलॉजी, एआई, फाइनेंस, साइकोलॉजी, हर फील्ड में ऐसे मिस्ट्रीज है जो किसी एक सही दिमाग के इंतजार में है। और इस चैप्टर का सबसे बड़ा टेक अवे, दुनिया के सबसे वैल्यूएबल कंपनीज, सबसे वैल्यूएबल करियर्स और सबसे वैल्यूएबल ब्रेक थ्रूज उन लोगों से आए हैं जिन्होंने एक ऐसा सीक्रेट पकड़ लिया जिसे दुनिया ने या तो देखा नहीं या देखने से इनकार कर दिया। पीटर थील धीरे से विस्पर करते हैं, अगर तुम बिलीव करते हो कि कोई सीक्रेट नहीं बचा, तुम उसे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम बिलीव करते हो कि दुनिया एज इट इज पूरी नहीं है, तो तुम वो इंसान बन सकते हो जो इसे पूरा करे। कमेंट करके बताओ, तुम्हें किस फील्ड में लगता है अभी भी कोई बड़ा सीक्रेट छुपा है? एआई, एनर्जी, हेल्थ, स्पेस या किसी ऐसी जगह जहां अभी तक किसी ने देखा ही नहीं? और बस 0 to 1 का ये पहला हिस्सा यही खत्म होता है। लेकिन अगर तुमने ध्यान से सुना होगा तो एक चीज साफ महसूस हुई होगी, फ्यूचर कोई दूर की जादुई दुनिया नहीं है। फ्यूचर आज तुम कैसे सोचते हो, किस दिशा में चलते हो और किस सवाल से अपनी जिंदगी बदलना शुरू करते हो, वही फ्यूचर बन जाता है।
पीटर थील हमें धीरे धीरे ये समझाते हैं कि भीड़ कभी असली रास्ते नहीं बनाती और ग्रेट चीजें हमेशा वहां पैदा होती है जहां कोई एक इंसान थोड़ा अलग सोचने की हिम्मत करता है। अगर पार्ट 1 ने तुम्हारे अंदर एक हल्की सी आग जगाई है, अगर तुमने महसूस किया कि मैं भी अपनी जिंदगी को सिर्फ चलाना नहीं डिजाइन कर सकता हूं, तो फिर तुम ये जर्नी आधी छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि असली मैजिक, असली टूल्स, असली ब्रेक थ्रूज पार्ट 2 में शुरू होते हैं। वहां हम उतरेंगे फाउंडर्स की फाउंडेशन में, माफिया स्टाइल टीम्स की लॉयल्टी में, डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस प्रोडक्ट की असली लड़ाई में, AI प्लस ह्यूमन की फ्यूचर पार्टनरशिप में और उस साइकोलॉजी में जो किसी कंपनी को सिर्फ बड़ी नहीं लेजेंडरी बनाती है। तो अब एक काम करो, पार्ट 2 जरूर देखना, क्योंकि अगर पार्ट 1 ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है तो पार्ट 2 तुम्हें बनाने पर मजबूर कर देगा।